नमस्ते। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की खास सीरीज कोरोना डायरीज 2.0। 2.0 इसलिए क्योंकि पिछले साल जब हमने ये सीरीज शुरू की थी तो उसमें हमने आप लोगों की बात कराई थी, उन लोगों से जो इन कोरोना से जो पीड़ित हैं, उनकी आप बीती और लोगों के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कराए। अब हमें तब उस साल जब पिछले साल हम ये शुरू की थी सीरीज, उस वक्त हमें नहीं लगा था कि दोबारा ये करनी पड़ेगी। लेकिन दुख है कि ये दोबारा सीरीज शुरू करनी पड़ रही है अब जब कोरोना के केसेस वापस से अपने पीक पर हैं। आप लोगों की हम बात कराते हैं उन लोगों से जो खबरों में बहुत मुश्किल से आ पाते हैं, लेकिन जिनसे बात करके, जिनके अनुभव जान करके आपको इस बीमारी की भयावहता का अंदाजा लगता है। आपको पता चलता है कि ये जो चीज है ये कितनी डरावनी है, लोगों की जिंदगियों को कैसे ये प्रभावित कर रही है। हमारे साथ इस सीरीज में आज मोहित मौजूद हैं। मोहित, आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप में। थैंक यू सर, और थैंक यू। मोहित हमसे बात करेंगे मोहित के रिश्तेदारों की, मोहित के मामा जी, मोहित की मौसी जी का केस है। वो किस तरह से सरकारी अस्पताल में किस तरह से वो व्यवस्था के शिकार बनते हैं लोग, वो आज हम जानेंगे इस सीरीज में। मोहित, आप बताइए कि क्या हुआ आपके साथ आपके मामा जी के केस में। जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू। आपने एक मौका दिया यहाँ पे मेरे को जुड़ने के लिए। और दूसरा ये सर, अगर वीडियो के बीच में मैं भावुक हो जाऊं तो प्लीज उस चीज को आप माइंड ना कीजिएगा। असल में हुआ क्या सर कि ट्यूसडे 13 अप्रैल को मेरे मामा जी की मॉर्निंग, एक्चुअली मंडे नाइट से उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी। सांस लेने की दिक्कत, फीवर, हेडेक और लूज मोशंस। तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल उनको ट्यूसडे मॉर्निंग को लेके गए तो उन्होंने बोला कंडीशन थोड़ी पुअर है, आप जीटीबी हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब जीटीबी हॉस्पिटल लेके आए तो वहां पे इन्होंने गुरु तेग बहादुर अस्पताल। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दिलशाद गार्डन। जी। तो जब वहां लेके गए हम तो वहां पे इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट कर लिया और ये टेस्ट दिल्ली की वगैरह बात किया। हम कर रहे हैं, ये ये हम जीटीबी कर रहे हैं अस्पताल। ट्यूसडे मॉर्निंग की, जी। 13 अप्रैल की। जी। और ये तो जीटीबी अस्पताल की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में है, सरकारी अस्पताल। जी, दिल्ली में जो है हॉस्पिटल, वहां की हम बात कर रहे हैं। जी। तो हम मॉर्निंग में 7 बजे के करीब ट्यूसडे को 13 अप्रैल को हम पहुंचे जीटीबी इमरजेंसी में, जहाँ पे उन्होंने उनको एडमिट किया, उनका टेस्ट किया और उसके बाद वहां पे उनको रख लिया और हम सबको जो है बाहर वेट करने के लिए बोल दिया। और बोल दिया कि आप घर जाइए, आगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी सिचुएशन जैसे भी रहती है आपके पेशेंट के साथ। तो तब तक इतना ज्यादा स्प्रेड भी नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा माइंड में था भी नहीं कि भाई सिचुएशन इतनी वर्स हो जाएगी एकदम से। जी। तो वहां से हम अपने अपने घर चले गए। कांटेक्ट में थे हम आपस में, बट मामा जी से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि ना तो हमें ध्यान नहीं रहा कि उनको फोन कोई दे दें। और मामा जी के लड़के से मैं कांटेक्ट में था, क्या हुआ कैसे हुआ। वो कह रहे कि वहां से कॉल कर देंगे जीटीबी हॉस्पिटल से कि ऐसे ऐसे आपका जो भी रिपोर्ट आएगा। उसके बाद वहां से कोई कॉल आया नहीं, कुछ पता नहीं लगा, तो हम गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वो अभी टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अभी 72 आवर्स में पता लगेगा, अभी रिपोर्ट नहीं आ रही। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि फोन वगैरह कुछ उनको दे सके, बट पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा से घर वापस आ गए, फिर 1-2 बजे, मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे की। फिर एक दो फोन बजे देने हम, से किसने मना किया उन्हें? फोन आप लोग जो उनके पास रखवाना चाहते गार्ड थे? ने मना कर दिया। गार्ड ने बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं कि वो एंटर भी करने दे रहे हैं किसी को। और ना उनकी तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी है कि आप पेशेंट से बात तक कर सको या पेशेंट को पास से कुछ सामान वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो जो उनके मिलने वाले हैं वो कुछ सामान पहुंचा दे खाने की या पीने के जी। लिए, कुछ भी ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। और फिर 2-3 बजे हम गए दोबारा, तो वहां पे बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है हमने फोन दिया मामा जी को और कुछ कपड़े, उनको बिस्किट और पानी की बोतल वगैरह बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनके पास पहुंचाई गई। तभी क्या होता है कि दोबारा हमें पता लगता है जब ये हमने सामान भिजवाया कि अंदर इमरजेंसी में तो वो पेशेंट है ही नहीं और ये सामान हमारे कैसे पास पता वापस आ चला गया। आपको? ये गार्ड के थ्रू या जो भी वहां पे एम्प्लॉय थे कुछ, एनओ वगैरह, तो उनको जब भेजा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेशेंट नहीं है आपका। मतलब जब आप मतलब लोग दोबारा सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे तो गार्ड ने वापस आकर के कहा कि जिस मरीज से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो मरीज तो वहां है ही नहीं। है ही नहीं। जी। तो उसके बाद हम अच्छा, फिर उस टाइम पे उसी दौरान जब ये बात हुई थी तो ये अभिषेक, हमारे मामा का लड़का, ही लाइक 24 और यंग है काफी, तो वो अकेला ही था वहां पे।
तो उस टाइम पे मैं अपने काम पे था, तो उसका कॉल आया कि भैया ऐसे ऐसे है, और वो तो बता रहे हैं कि है नहीं। मैंने कहा हेल्प डेस्क पद से पता कर, कहीं से पता कर, कोई सर्विस तो होगी, कहीं तो लेके गए होंगे तो बताएंगे वो। उसको 3 से 4 घंटे लगे। इतनी सिचुएशन खराब है सर वहां पे कि कुछ नहीं पता लग पा रहा था। 3 से 4 घंटे वो फोन पे रो रहा था कि मुझे नहीं पता पापा कहाँ गए। 3 से 4 घंटे किसी गार्ड के पास ये ऑल ऑफ अ सडन गया कि सर ऐसे ऐसे है, मेरी हेल्प कर दो, और उस गार्ड ने इसकी हेल्प की, सामान लिया। जबकि सब एनओ वगैरह सब ये बोल रहे थे कि सामान दे दो, पेशेंट के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम्म। ये भी बात बार बार उठ रही थी वहां पे। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक गार्ड आए, उन्होंने हमारी हेल्प करी, और वो जो है सामान मामा जी तक पहुंचा दिया। हम्म। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ये बेफिक्र थे कि मामा जी से डायरेक्ट हम कांटेक्ट में आ पाएंगे, डायरेक्ट टच में आ पाएंगे। तो हम उनसे बात कर रहे थे बार बार, कई रिकॉर्डिंग्स भी हैं हमारे पास जिसमें मामा जी पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि ये लेके तो आ गए, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। जी। 3 4 घंटे मुझे हो गए यहाँ पे, कोई पूछ नहीं रहा है। एक पेशेंट होता है थोड़ा वरिड अपने लिए भी, तो तो वो क्या बहुत। उन्हें सांस की दिक्कत थी और ऑक्सीजन वगैरह वहां पे भीतर लगाया गया था? उनको ऑक्सीजन तो लगा दिया गया था शुरू से ही, जी। बट उसके अलावा एक पेशेंट एक्सपेक्ट जो करता है कि भाई और कुछ भी इलाज दवाओं की, और साथ डॉक्टर मिल आके एक जाए बार पता करें। मेरा, जी। क्योंकि उनको दिक्कत होने स्टार्ट हो चुकी थी सांस की। और वो हम्म। बोल रहे थे कि मुझे इस ऑक्सीजन में भी काम नहीं चल रहा मेरा, और मेरे को दिक्कत हो रही है। और वो बार बार बता रहे थे हमको, वो हमको ही बोल रहे थे कि मेरे को लेके जाओ यहाँ से, तुम कहाँ छोड़ गए, यहाँ कुछ नहीं है। मेरे साथ वाली जो लेडीज हैं वो बोलते बोलते एक्सपायर हो गई, तो ऐसे मेरे को लेके जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद हमने किसी कांटेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एचओडी जो है हॉस्पिटल के, सॉरी मेरे को उनका नाम नहीं पता, तो जी। उनसे बात करी। उन्होंने एक नंबर हमें प्रोवाइड कराया, और जिनके थ्रू हम डायरेक्ट टच में हो गए थे कि मामा जी की कंडीशन कैसी है। अच्छा। अब ट्यूसडे की बात है जब वो वहां पे वार्ड में शिफ्ट हुए। फिर वेडनेसडे को उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हम्म। जब भी हमें नहीं पता चला कि भाई आईसीयू में क्यों शिफ्ट कर दिया गया है, कंडीशन पुअर अगर है तो हमें कुछ बताया नहीं गया। हम्म। हम भी सोचते कि अगर कंडीशन हॉस्पिटल में नहीं है इतनी अच्छी तो हम प्राइवेट उनका इलाज कराएं, क्योंकि कुछ हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं थी एक एक। अब इन्होंने इतनी फैसिलिटी लिख रखी है कि यहाँ पे टैब्स का इंतजाम है, आप पेशेंट से बात कर सकते हो, आपके पास हेल्प डेस्क है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आप 5 5 6 6 कॉल सेंटर के नंबर दे दिए हैं, उनसे बात नहीं हो पाती है। वो कहते हैं हाँ आप नंबर लिखवा दो हम बता देंगे आपको। तो हम्म। बट फाइनली एक ये सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ कि हमें पता लगने लग गया था कि एकदम करंट की सिचुएशन कैसी है मामा जी की। अब कोशिश कर रहे थे कि मामा जी को किसी तरीके से डिस्चार्ज कर दें वहां से, और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। बट कंडीशन भी उनकी पुअर थी, और यही बोल दिया गया था कि जब इतनी एक तो कोरोना पॉजिटिव की वजह से उनको ड्रॉप नहीं, वहां से छोड़ नहीं सकते, आप लेके नहीं जा सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और हॉस्पिटल। अच्छा, ये सिर्फ कोरोना पॉजिटिव की बातें चल रही थी, ये हमें कब पता चला जब थर्सडे को उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तो उन्होंने बोला कि इनको एक रेमडेसिविर, एक आपने नाम सुना होगा, जी। जी। तो उसकी रिक्वायरमेंट है। पूरी पूरी रात लग गई, अरेंज नहीं हो पाया, बड़ी मुश्किल से कहीं से रोहिणी साइड से कहीं से अरेंज किया हमने, और अच्छा, अरेंज ये करने के बाद फिर। रेमडेसिविर की जो बात है वो क्या अस्पताल में उपलब्ध है? क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही है मोहित। तो लोग कह रहे हैं कि अस्पतालों में उपलब्ध है, केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, कमी नहीं है। अस्पताल से आपको कहा गया कि एक रेमडेसिविर की जरूरत है, वो जबकि आपको हम देनी पड़ेगी। जबकि हमें यही इन्फॉर्मेशन थी कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही है, बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है, और जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही डॉक्टर ने हमको बाहर से लाने के लिए बोल दिया गया। अच्छा, फिर उसका अब उसका हम इंतजाम कैसे किया आपने? हमने काफी हॉस्पिटल्स देखे, हम पटपरगंज मैक्स से लेके एम्स सफदरजंग, बहुत सारे जो है हॉस्पिटल्स में, मतलब 2:30 बजे से रात के, और थर्सडे की मैं बता रहा हूँ, थर्सडे मॉर्निंग तक 7 8 बजे तक हम पूरी रात घूमे हैं। और काफी हॉस्पिटल है, जयपुर गोल्डन, सब जगह हमने देखा, पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो पाया। फिर हमारे किसी रिलेटिव में ही, उनके भी किसी कजन को कोरोना हुआ था, तो मतलब वो भी एडमिट थे, वेंटिलेटर पे ही थे, उनको भी यही सजेस्ट किया था डॉक्टर ने। तो ये 6 इंजेक्शन कहीं से अरेंज कर रखे थे। अच्छा। तो फॉर टाइम बिंग उन्होंने हमारे पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उन्होंने 2 इंजेक्शन अपने पास से हमें दे दिए रोहिणी में। अच्छा, वो आखिर में अब आपको आपके रिलेटिव से मिले 2 इंजेक्शन? हाँ, कहीं और बाहर कहीं से नहीं मिली, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी कंपनी से कहीं से नहीं मिली, वो हमें एक पर्सनल ही कॉन्टेक्ट के थ्रू मिले। जी। और उसके बाद सिचुएशन ये थी कि जब हॉस्पिटल लेके गए तो वो हमारे पास, जब हम इंजेक्शन लेके गए तो वो डॉक्टर ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि अभी तक इनकी कोरोना की
RT-PCR जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम ये यूज नहीं कर सकते अभी इंजेक्शन। तो एक चीज मुझे समझाइए कि जब उनकी रिपोर्ट ही अभी तक नहीं आई थी पॉजिटिव होने की, तो फिर डॉक्टरों ने किस बिना पे वो इंजेक्शन मंगाए और कहा कि इस इंजेक्शन की अभी जरूरत है, जबकि वो तो आम तौर पे तब दिए जा रहे हैं जब उन्हें काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो जा रही है और ये पॉजिटिव होने के बहुत बाद की बात है। अब ये जो भी प्रोटोकॉल है ये तो डॉक्टर्स ही देखें, वरना हम भी ये चीज समझ रहे थे कि जब आपने मंगाया है तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ मंगाने का। वो हम्म। कहना है कि मैंने इस सेफ्टी पर्पस के लिए मंगा लिया, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो हमें इनको लगाना ही पड़ेगा, इनको रिक्वायरमेंट है उस चीज की, सांस की काफी दिक्कत हो रही है और सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है काफी। अच्छा। अब ये ट्यूसडे मॉर्निंग में टेस्ट हुआ था, वेडनेसडे थर्सडे, जी। ये अभी तक, और फ्राइडे मॉर्निंग तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। हम्म। कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, हम वेट कर रहे थे, इंजेक्शन हमारे हाथ में थे, और तभी थर्सडे को 2:30 AM पे हमको कॉल आता है कि सिचुएशन आपके पेशेंट की बिल्कुल खत्म है, और लास्ट ECG जो होता है वो कर रहे हैं हम पेशेंट के साथ। और अब आपको बता देते हैं, जो शॉकिंग थेरेपी जो भी सिस्टम इनका होता है वो कर रहे हैं, और शॉक वगैरह देके जो भी चेक करते हैं तो वो कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट योर पेशेंट इज डेड। ओ। तो ये सिचुएशन हो गई थी एकदम से, और हमने बहुत अपनी तरफ से कोशिश करी, मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे मामा हमको बोल रहे थे कि बेटा मेरे को लेके जाओ यहाँ से। मैं टॉयलेट करने गया हूँ, मैं गिर गया, मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे तक नहीं उठाया किसी ने, मैं गिरा पड़ा रहा, किसी ने नहीं पूछा, कुछ नहीं इलाज कर रहे हैं, कोई खाने को कुछ नहीं दे रहा है मेरे को, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ। कोई सिस्टम ऐसा भी नहीं है कि हम अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करा सके, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि हम अपने पेशेंट को बोल सके कि ठीक है हम छुड़ा रहे हैं, मतलब एंड मोमेंट तक वो हमको ये बोल रहे थे कि प्लीज छुड़ा लो यहाँ से, मेरे को ले जाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं आखिरी सांसें गिन रहा हूँ अपनी, पर हम उनको लेके नहीं जा पाए। मोहित, हौसला रखिए। आप आपसे इस वक्त में क्या कहा जा सकता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनकी भेंट चढ़ने के बाद शायद उसके हौसला बाद रखिए। और ये हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें बताइए कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। उसके बाद जब डेथ हो गई तो सुबह 4 बजे इन्फॉर्म ऐसे कर दिया, 4:01 पे इन्फॉर्म कर दिया कि ही इज डेड। तो फ्राइडे को फ्राइडे को इवनिंग में 6 बजे तक तो हमको डेड बॉडी मिलती है, इतनी भीड़ है वहां पे, लोगों को 4-4 दिन से बॉडी नहीं मिल रही। जी। कई लोग ऐसे कंप्लेन वहां पे कर रहे थे कि हमें 4 दिन से बॉडी नहीं मिली, हमें 2 दिन से बॉडी, हमें तो पता ही नहीं था पेशेंट हमारा मर गया है, हमारा पेशेंट ही नहीं मिला था, ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। फिर शाम को 7 बजे फ्राइडे को हमारे को बॉडी मिली, और जो भी संस्कार था, जो जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करके अंतिम संस्कार हुआ उनका। अच्छा, इसी दौरान मेरी मासी जो थी, एक्चुअली मेरे मामा के घर मैरिज थी मेरे भाई की, मामा के इकलौता ही लड़का है, उसकी मैरिज थी अभी 21st को ही। तो उसी दौरान मिलना जुलना भी था, शॉपिंग भी कर रहे थे, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन चल रही ट्वेंटी थी, तो फर्स्ट मासी भी पिछले महीने की। इसी 21st को जी। मेरे मामा के बेटे की मैरिज थी, इकलौता लड़का था उनका, है उनका, और उनकी मैरिज, तो उसी दौरान बस वो तैयारी कर रहे थे, तो इसी दौरान उनको कहीं से कुछ इन्फेक्शन पकड़ लिया होगा। अच्छा, फिर मौसी हमारी वो भी मामा जी के टच में हुई होंगी, हम्म। तो हमारी मौसी की तबीयत थर्सडे से खराब थोड़ी सी होनी स्टार्ट हो गई। हम्म। अब ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक सिचुएशन है जो इस टाइम हम फेस कर रहे हैं। अब मौसी जी की जब तबीयत खराब हुई तो मौसा जी ने अभिषेक को, जो हमारे मामा जी का बेटा है, तो उससे बात की, तो उसने बोला कि मौसा जी यहीं लेके आ जाओ आप GTB में, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेड कहीं अरेंजमेंट हो नहीं पा रही है कहीं पे भी, और सब किसी का कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब इतने ब्लैंक हो रहे हैं ये सिचुएशन में ना, सारे के सारे, कि कुछ हेल्पफुल नहीं है, और कहीं भी जा रहे हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो खासकर वहां से कोई हेल्प नहीं है, कोई ऐसी राय भी नहीं है अगर कि डॉक्टर हमें ये कह सके कि देखो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी वर्स है, यहाँ पे सिचुएशन कोलैप्स हो रही है, यहाँ पे पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो आप अपने पेशेंट को अगर ले जा सको तो प्राइवेट ले जाओ। मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि कई जो छोटे एम्प्लॉयज हैं वहां पे, हम सच है गार्ड हो या कुछ हो, कई लोगों ने हमसे ये चीज भी बोल दी कि आपने गलत किया, GTB लेके आए, यहाँ तो सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है, यहाँ तो कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, यहाँ तो मरने के लिए लोग आ रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। इतने लोगों ने, हमें गार्ड तक ने ये चीज बोल दी थी कि ऐसे ऐसे बात है, आप क्यों लेके आए यहाँ पे, आपको लेके ही नहीं आना चाहिए। ये थी मामा जी की बात। अब मौसी जी की तबीयत खराब हुई 15th अप्रैल को,
मॉर्निंग में उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन होनी शुरू हुई, हमने मामा जी की कंडीशन देखी थी तो इसलिए हमने बोला कि आप जल्दी जल्दी जो है टेस्ट कराओ। ऐसी कोई वर्स कंडीशन नहीं थी उनकी, शी वाज मच बेटर देन मामा जी। तो उनको हमने टेस्ट वेस्ट के लिए बोला तो मौसा जी टेस्ट वेस्ट के लिए लेके गए, और उनका भी पॉजिटिव आया। जीटीबी ही लेके गए थे उनको भी, और 9:30 PM की ये बात है। तो 9:30 PM पे जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया उनका, तो ये मेरे ख्याल से, इसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, शायद एंटीजन ही हुआ होगा जो हैंड टू हैंड उन्होंने बता दिया। हम्म। तो वो उनको इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। अच्छा। अब वहां पे हम 2 दिन से, फिर जब वो इमरजेंसी में थे तो हम प्लान कर रहे थे कि उनको यहाँ कंडीशन हम देख ही चुके हैं कितनी पुअर है, और हम ऐसा करते हैं प्राइवेट इनको शिफ्ट कर लेते हैं। तो तब तक हमने कई हॉस्पिटल्स में पता किया, बहुत हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, नहीं हमें बेड कहीं पे भी मिला। कई बेड मिल रहा था अगर तो मेदांता वगैरह, तो वो एक आउट ऑफ बजट वाला सिनारियो थोड़ा सा जा रहा था। बहुत तो बहुत समझ नहीं ज्यादा। आ रहा था, सिचुएशन ऐसी थी। तो फिर हमारे किसी रिलेटिव के थ्रू मौसा जी ने बात करी, और हमारे पास जो जीटीबी हॉस्पिटल के, अब मे बी ये कोविड डिपार्टमेंट के ही एमएस होंगे, डॉक्टर राजेश रौतेला जी। जी। तो वो उनसे डायरेक्ट हमारी बात हो गई। अब डायरेक्ट बात होने के बाद तो उन्होंने, हमने उनको ऐसे ऐसे सिचुएशन बताई, तो उन्होंने ये चीज बोली कि आप, मतलब इस जो पेशेंट है, आप इनको या तो किसी वार्ड में अगर शिफ्ट कराइए, या फिर इनको डिस्चार्ज करवा दीजिए, हम कहीं प्राइवेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, कहीं लेके जाएंगे इनको। अच्छा। अब राजेश जी ने हमसे ये बोला कि मैं जो है इनका कहीं ना कहीं अरेंजमेंट बेड का करता हूँ, तो यू डोंट वरी। और ऐसे करके हम थोड़ा सा बेफिक्र हो गए कि चलो शायद एक कांटेक्ट मिल गया है कहीं ना कहीं, तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी इस बार। जी। अब क्या हुआ कि ये बात थी 15 अप्रैल 9:31 PM जब वो एडमिट थे इमरजेंसी में। हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे इवनिंग तक हमें पता था कि भाई वो इमरजेंसी में है, और अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। हमने भी बहुत कोशिश कर रहे थे बेड की, कई जगह बेड मिल रहे थे तो सब यही बोल रहे थे कि नॉर्मल बेड हैं, वार्ड बेड्स हैं, बट आईसीयू नहीं है। अगर आपके पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ी तो ये हम आपसे पहले ही लिखवा लेंगे कि ये आपकी ही जिम्मेदारी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आईसीयू बेड हमारे पास नहीं है। तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ये भी दिक्कत चल रही थी प्राइवेट में। तो मोहित, अगर ऐसा होता कि आईसीयू की कंडीशन आती, और जैसा कि वो पहले से लिखवा चुके हैं कि उनके पास आईसीयू के बेड्स नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में भी वो डिस्चार्ज नहीं करते? ये देखो बात यही है सर, क्योंकि हमें ये पता था कि ये जीटीबी में अगर है एडमिट, जी। और पहले हम अपनी सिक्योरिटी ये चाहते थे, क्योंकि उनकी जो सेचुरेशन थी ऑक्सीजन की, वो 85 थी ऑक्सीजन लगाने के बाद, और वैसे वो 70 जा रही थी। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि उनको आईसीयू की जरूरत ही है, तो डायरेक्ट आईसीयू में ही लेके जाएं हम उनको। इसीलिए हम कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे हमने पता किया, जहाँ पे आईसीयू बेड्स नहीं थे, नॉर्मल बेड थे, तो वहां नहीं लेके गए हम इसी वजह से। अब क्या होता है कि ये 16 को इवनिंग तक हमें पता था कि वो इमरजेंसी में है। तो 16 को इवनिंग में हमारे मौसा जी कुछ सामान वामान, चिप्स वगैरह, पानी वगैरह कुछ देने गए थे, तो वहाँ उनको जाने नहीं दिया, एंट्री करने नहीं दी उनको, और सामान वामान लेके जो है पेशेंट को दे दिया। अब मौसा जी भी एक तो हादसा हम अपनी फैमिली में देख ही चुके थे, और जी। अंदर जीटीबी में इतना बुरा हाल है, इतने पेशेंट, इतनी कंडीशन पुअर है लोगों के साथ, कि वो भी बहुत घबरा रहे थे अपने लिए भी। जी। तो हमने वो रात ऐसे ही निकाल दी थी कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप अरेंजमेंट करते रहो, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की हो जाएगी अरेंजमेंट। और एमएस से भी हम डायरेक्ट टच में थे, वो आप दिलवाओ बेड उनको, आप दिलवाओ बेड उनको, इस तरीके से। अब क्या होता है, मॉर्निंग में 17 अप्रैल को हमें पता लगता है हमारे पेशेंट जो है सुमन वर्मा जी, वो इमरजेंसी में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये 17 को हमें पता लगता है कि वो इमरजेंसी में नहीं है, उनको ये वार्ड में कैसे शिफ्ट। पता चला मोहित आपको कि वो इमरजेंसी ये में अब हमें नहीं? हाँ, ये हमें पता चला गार्ड के थ्रू कि आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है इमरजेंसी में। अब कहाँ गया है, कैसे गया है? सुबह 8 बजे की बात थी, तो मौसा जी गए हुए थे हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला कि 11 बजे हेल्प डेस्क पे लिस्ट लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपके पेशेंट कहाँ पे है। मौसा जी ने बताया कि रूम मिल गया है, वार्ड मिल गया, बेड मिल गया है, तो अब थोड़ा सा वरी कम करो, सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब 11 बजे वो गए हॉस्पिटल, कोई लिस्ट नहीं आई, कोई हेल्प डेस्क पे बताया नहीं, उन्होंने बोला 2:30 बजे लिस्ट आएगी। हम्म। 2:30 बजे की लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं आई, कुछ नहीं पता लगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं पता पेशेंट कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उसकी कोई सिचुएशन अच्छी है, खराब है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमको। अब
क्या होता है कि हमारे पास कल मेरा ब्रदर भी वहीं पे था एक्चुअली, विकास वर्मा। तो मेरा ब्रदर भी वहीं पे था, तो मौसा जी की तबीयत थोड़ी सी उनको डाउन सी लग रही थी। इज ऑल्सो लाइक 55-56। तो उन्होंने विकास को बोल दिया कि तू चले जा एक बार जीटीबी हॉस्पिटल और देख के आ एक बार कहाँ पे है, कुछ अगर पता लग पाता है तो विकास गया। तो विकास ने भी वही हेल्प डेस्क गया, ये गया वो गया, इधर उधर बात की, एनओ से बात की, गार्ड से बात की, तो नहीं कुछ पता लग पा रहा था। अब गार्ड अंदर भी ना जाने दे, विच इज फॉर ऑब्वियस रीजन। अब वहां पे क्या है, फिर थोड़ा सा उसने शाउट किया गार्ड के ऊपर, ये वो थोड़ा सिचुएशन लग रही, उनको भी लगती है कि भाई सारे लोग ना इकट्ठे हो जाएं, कि परेशानी सबको ही हो रही थी। तो जी। उन्होंने विकास को काम डाउन करके उन्होंने बोला कि हम देखते हैं, पता करते हैं। वो अंदर गया और अंदर जाके उसने बताया कि सुमन नाम से दो पेशेंट 4th फ्लोर एमसीएच बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं वार्ड में, और हो सकता है उनमें से एक आपके पेशेंट। तो हमें थोड़े से सेटिस्फाई हो गए थे शायद कि हाँ हो सकता है, फिर तो चलो बेड मिल गया, और एक कंडीशन भी है कि एक हाइपर जोन है वो, तो वहां पे शिफ्ट हो गए हैं वो। तो ये बता दिया तो भाई आ गया था। मैंने कहा जब पता लग चुका है तो फिर तो छोड़ देते हैं इस चीज को। अब तो फिर जब पता लग गया पेशेंट कहाँ है, अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट को निकलवाना पड़े, डिस्चार्ज कराना पड़े, तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ हम जो है ट्राई करते हैं। फिर कल रात को हम पूरी रात लगे रहे, 1-1:30 मुझे बज गया था हॉस्पिटल्स के फोन कर करके, हर जगह जो दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप है इस पे पता करके, इसमें लिखे हैं 14 बेड अवेलेबल हैं। फोन करो तो वो कहते हैं कोई बेड अवेलेबल नहीं है। एक हॉस्पिटल तो दिल्ली गवर्नमेंट की ऐप पे ऐसा है जिसने 13 अप्रैल से अपनी अपडेट ही नहीं दिया कुछ, उसके तो 4 बेड अवेलेबल आ रहा है और 14 अप्रैल से कोई मतलब नहीं है उसके अपडेट। अच्छा। अब फिर क्या हुआ सर कि फिर हमने किसी एनओ के थ्रू बात करी और उनको बोला कि आप एमसीएच बिल्डिंग 4th फ्लोर पे आप एक बार जाइए और एक बार ना ऐसे ऐसे पेशेंट है सुमन, आप उनकी कंडीशन एक बार प्लीज हमें बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ। तो वो गए, उन्होंने देखा, और वहां पे कोई सुमन पेशेंट थी ही नहीं। दो सुमन थी बट उसमें सुमन वर्मा कोई नहीं थी। अब वो उन्होंने वार्ड देख लिया, 53 नंबर है, 52 है शायद, या 54 है, वो देख लिया, कोई नहीं मिला। अब एक जगह हमने फिर किसी एनओ से या गार्ड से बात की, उन्होंने आईसीयू देख लिया, सारे वार्ड्स वो अपनी तरफ से देख के आ गए। उन्होंने बोला सुमन वर्मा पेशेंट नहीं है यहाँ पे। फिर एट लास्ट हमने जो मिस्टर राजेश रौटेला जी हैं, हमने उन्हीं को कॉल किया कि सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही थी बात, कि आप उन्हें बेड दिलवाएंगे, और क्या सिचुएशन आ गई है कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कहीं पे भी। तो वो भी इस चीज को कहते हैं। उन्होंने नंबर फिर एक हमें प्रोवाइड कराया डॉक्टर धनंजय का, जो कि कॉल सेंटर मैनेजर है आई थिंक वहाँ के। तो उनका नंबर उन्होंने प्रोवाइड कराया, तो उनसे हमने डॉक्टर धनंजय जी से बात की, और उन्होंने कहा, उन्होंने हमको सारा सेट जो भी अपना सिस्टम पे सारा कुछ चेक करके बताया कि ये जो सुमन वर्मा पेशेंट है, ये हमारे पास कैजुअलिटी तक थी, जब तक इमरजेंसी में थी तब तक थी। उसके बाद ये हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं पेशेंट। उन्होंने वो हमको कहाँ सीधा गई? इन्फॉर्म, कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। उन्होंने हमें यही इन्फॉर्म किया है अभी कि तो आपके आप पेशेंट। आपने जब ये पूछा कि आप अस्पताल की तरफ से ये कह रहे हैं कि ये कैजुअलिटी तक यहाँ पे थी, इमरजेंसी में थी, लेकिन अब हमारे पास नहीं है, और फिर जब आपने ऑब्वियसली ये पूछा होगा कि फिर आपके रिकॉर्ड के हिसाब से कब डिस्चार्ज हुई, इस टाइप का कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी। उन्होंने बस ये सेटअप पूरा चेक करके बताया है हमारे पास सिस्टम में से कि बस कैजुअलिटी तक सुमन वर्मा की डिटेल है, उसके बाद हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। और फिलहाल क्यों? अभी जब हम बात कर रहे हैं तब क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस यही है कि अभी जस्ट आपसे मेरी बात हुई है, और इससे हार्डली आप मान के चलिए आधे घंटे पहले ही डॉक्टर धनंजय से बात हुई है मेरी। हम्म। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि यहाँ पे पेशेंट आपका नहीं है, कैजुअलिटी तक हमारे पास है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। पर ऐसी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि भूल भुलैया में ढूंढ रहे हैं जाके, कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी को भी एडमिट कर रहे हैं, किसी को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं कर रखा है इन्होंने। अच्छा, फिर एक चीज और थी कि हमारे कस्टमर हैं, हमारे क्लाइंट हैं, तो उनका कॉल आया, वो यहाँ पे मोती नगर आचार्य भिक्षु में जॉब करते हैं। उनके भी मैं टच में था थोड़ा सा कि अगर बेड वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे को बेड दिलवा देंगे यहाँ पे या नहीं। तो इसी चक्कर में तो उनको पता था मौसी की सिचुएशन क्या है, मौसी कहाँ पे एडमिट है। तो उनका मेरे को कॉल आता है, कहते हैं कि कुछ पेशेंट जीटीबी से हम्म। यहाँ पे आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल मोती नगर शिफ्ट होने के लिए कोई उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है अच्छा। कि ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आए हैं कि आप उनको 10 पेशेंट जो है डीटीबी से यहाँ पे आ रहे हैं आचार्य भिक्षु में। अब
एज इट्स संडे टुडे, तो आज तो उनसे बात नहीं हो पाई। उन्होंने वहाँ का हेल्प डेस्क का नंबर दिया, उनसे बात मैंने की तो वो बोल रहे हैं कि बहुत भीड़ है। सुबह मैंने 9 बजे बात की थी, मैंने कहा कोई ऐसे ऐसे जीटीबी से पेशेंट आए हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है, सिचुएशन बहुत खराब है अभी, तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे पाऊंगी, 2 घंटे आप बाद आप कॉल करिएगा। मैंने 3 घंटे बाद उनको कॉल किया तो वो भी फिर भी यही चीज बोल रहे थे कि कंडीशन बहुत पुअर है, हम हमारे पास कोई कुछ भी डिटेल नहीं है किसी के। तो मैंने बोला जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, आप कुछ तो रजिस्टर, कुछ तो लिख रहे होंगे, कहीं पे बिल्कुल तो लिख रहे होंगे बिल्कुल। कि ये पेशेंट आपके पास एडमिट हुए हैं। कहते हैं इतना भी टाइम नहीं है इतनी भीड़ में कि हम रजिस्टर में कुछ के नाम भी लिख सके पेशेंट। उन्होंने जब मैंने उनके बोला पास कि कोई आंकड़ा ही नहीं है, जब उनके पास रजिस्टर में कोई नाम ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन एडमिट हुआ, कैसे डिस्चार्ज हुआ, कब हुआ? ये तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। भीड़ का वही, हवाला दे करके अगर ये कह रहे हैं तो क्योंकि ये तो। बिल्कुल सर, क्योंकि हम भी तो मजबूर ही है ना कि हम भी, हमें भी जाने नहीं देंगे हॉस्पिटल, और हम भी जाएंगे तो वही वाली बात है कि हम भी अपनी लाइफ को रिस्क में रखेंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल। और हमें वो अलाउड भी नहीं करेंगे, और वो चाहते भी नहीं है कि भाई जाएं। तभी तो ये कर्फ्यू लगाया गया है कि हम बैठे बैठे अपनी अगर पेशेंट हमारा कोई एडमिट है तो हम उनके बारे में जानकारी ले सके बैठे बैठे। इसीलिए उन्होंने नंबर प्रोवाइड कराए हैं, कॉल सेंटर्स बनाए हैं, सब कुछ कराया है, बट कुछ भी नहीं है, कोलैप्स हो रखा है सिस्टम से सारा। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा। जो लोग मर रहे हैं वो सिर्फ आंकड़ों में आते जा रहे हैं, और हम सब भी आंकड़ों में ही है सर। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को इतना सीरियसली ले रही है, क्योंकि ये हादसे मैं अपनी फैमिली में ही देख रहा हूँ। इनफैक्ट कई लोगों से मेरी बात होती है अब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो वो बिल बहुत ज्यादा बना दे रहे हैं, 6 6 दिन में जबरदस्ती हम उनको डिस्चार्ज करा के ला रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनने में मिल रही है। अब ये जो ग्राउंड लेवल पे है, ये कैसे बता पाएंगे हम गवर्नमेंट को अपनी। जाहिर सी बात। और ये उस दिल्ली का हाल है जिसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के वो बयान दे रहे हैं कि यहाँ पे ना तो अस्पताल में बेडों की कमी है, ना तो वेंटिलेटर्स की कमी है, और ना रेमडेसिविर की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है। किसी भी तरह की कोई कमी है ये ना तो स्टेट गवर्नमेंट मान रही है और ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान। सेंट्रल हम्म। से भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यही कहा, केजरीवाल जी ने भी यही कहा कि किसी तरह के अस्पतालों में कोई कमी नहीं है। लेकिन लोगों के अनुभव, उनके उनकी उनके ऊपर जो आप बीती हुई है, वो आप बीती क्या कह रही है वो आप सुन रहे हैं। मोहित ने और सुनाया हमें, मोहित ने बताया। जी मोहित, कुछ कह रहे हैं आप? और यही सर, यही है सिचुएशन एक्चुअली में। हम पॉलिटिशियंस के या किसी जो भी इस चीज को हैंडल कर रहे हैं उनके इंटरव्यू से ज्यादा बेटर है जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं हॉस्पिटल के बाहर धक्के खा रहे हैं, आप उनसे पूछो रियलिटी, तो वो है रियलिटी। मोहित, हमारी यही कोशिश है। इसीलिए जो सरकारें कह रही हैं वो तो उनके पास अपने कहने के लिए बहुत सारे मंच हैं, लोगों के सुनने के लिए उनके घरों में टीवी लगा हुआ है, वो लगातार देख सुन रहे हैं। लेकिन उनसे जो खबरों में नहीं आ पा रहे हैं और जिनकी आप बीती सुनी जानी चाहिए, उनसे जोड़ने के लिए हमारी ये सीरीज है, और इस सीरीज में हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सीरीज में थैंक यू हमसे सर, बात थैंक की। यू सो मच। हौसला रखिए, दी लल्लन टॉप आपके साथ है। देश भर से वो सब लोग आपके साथ हैं जो सरकारों से सिर्फ वादे और भाषण और नारे सुनते आए हैं अब तक। और दर्शकों से हम ये कहेंगे कि हमारी आपसे अपील है कि आपकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। सरकारें आपके लिए कितना कर रही हैं, क्या कर पा रही हैं, ये आपने अभी अभी सुना। आपने दो घटनाएं सुनी, मोहित ने आप बीती सुनाई। आपको सुन के ये सोचना चाहिए कि अगर इस वक्त आप सरकार से कोई उम्मीद लगाए हुए हैं, और अगर आप ये सोच के बाहर निकल रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल संभाल लेंगे, तो ये दोबारा से सुनिए वीडियो। मोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा। थैंक यू सर, और थैंक यू। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया जो हमें देख रहे थे। और हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए, आपको लगातार ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।